Hello students, today we are going to start our first video for 11th class students, and this is the topics of first chapter, the living world. And in this chapter today we are going to discuss two main topics and important topics of this chapter. These are binomial nomenclature and taxonomic categories. Okay, so let's begin with these topics. Actually, this chapter belongs to the introduction of living beings. Secondly, their naming, their classification. Okay, then what are the hierarchical order, means what are their taxonomic categories, and lastly what are taxonomic aids, right? So today we are going to discuss. अब जैसे कि आप लोग पहले जान चुके हैं कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, क्योंकि लिविंग बींग्स के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जिसको उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, और उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के आधार पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन लिविंग बींग है, कौन लिविंग बींग नहीं है ना। यानी एक रिकैप अगर मैं दूं तो जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई वाइटल एक्टिविटी नहीं होती, कभी कोई लाइफ प्रोसेस कभी वो कंडक्ट नहीं करते। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके में प्रेजेंट टाइम में लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही होती, लेकिन पास्ट में कभी देवर लाइफ, उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस थी, वाइटल एक्टिविटीज होती थी। और लिविंग बींग्स जो पास्ट में भी लाइफ प्रोसेसेस करते आ रहे थे और प्रेजेंट में भी लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ए स्मॉल रिकैप। अब ऑर्गेनिज्म की जब डाइवर्सिटी हुई, जब उनकी वैरायटी बढ़ने लगी काफी बड़ी संख्या में, तो एक नाम लेने की जरूरत महसूस हुई। यानी इतने सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं चैप्टर 5 में 10th क्लास में, कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो उनके लिए, उनका कंपाउंड्स के लिए उनका नाम देने का एक जरूरी चीज हो गई। साइंटिस्ट के सामने एक चैलेंज हो गया कि किस तरीके से उनको नाम दिया जाए, किस तरीके से उनको कैटेगराइज करें ताकि उनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करने को मिले या उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम जान पाए। ठीक है, तो वैसे ही ठीक उसी तरीके से जब एनिमल्स की, ऑर्गेनिम्स की और लिविंग बींग्स की जब वैरायटी बढ़ने लगी, जब एक ह्यूज डाइवर्सिटी इकट्ठे होने लगी, तो ये जरूरी हो गया कि हम किस तरीके से उनको कैटेगराइज करें, उनको क्लासीफाई करें, ताकि हम उनके जैसे सिमिलर ऑर्गेनिम्स के बारे में उनको जान सकें और उनके खुद के बारे में जो भी डिटेल एक इंफॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हो पाए। ओके, तो इस सिलसिले में ये जो नाम आप देख रहे हैं कैरोलस लिनियस, इनका एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा। इन्होंने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का तरीका जिसमें दो कंपोनेंट शामिल हों, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मींस द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली व्हिच हैज टू कंपोनेंट्स, राइट। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है और ये दिया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब है टैक्सेस एंड नोमोस, यानी टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट और नोमोस मीन्स लॉज, यानी ऑर्गेनिम्स के, लिविंग बींग्स के अरेंजमेंट का, उनके क्लासिफिकेशन का जो रूल है, जो उसके बारे में लॉज डिस्क्राइब है, तो उनको फॉलो करना वो ब्रांच कहलाती है साइंस के टैक्सोनॉमी। ओके, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमारे कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। अब इन्होंने जो नाम लिखने का तरीका बताया वो 4 रूल्स को फॉलो करने के आधार पर था। और नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का इसलिए जरूरी होता है ताकि उसके जो रीजनल नेम्स हैं, जो लोकल नेम्स हैं, उससे किसी और दूसरे प्लेस में, किसी और दूसरे कंट्री में जाके वहां कोई चेंज ना आए, वहां से कोई कंफ्यूजन या कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो जाए। यानी उस पर्टिकुलर एक साइंटिफिक नेम से वो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड जाना जा सके, ठीक है, थ्रू ए पर्टिकुलर नेम। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम देना जरूरी है ताकि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उसकी स्पीसीज को हम वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम उसको कैटेगराइज करते हैं उसके द्वारा पजेस जो कैरेक्टर्स हैं उसके आधार पर, और उसकी जिन ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलरिटीज ज्यादा मैच करती हैं उसके आधार पर। तो क्लासिफिकेशन तो एक तरीके का डिस्क्रिप्शन हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया, जिसमें ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पे डिफरेंशिएट कर दिया जाता है।
अब क्लासिफिकेशन करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफाई करने के लिए नेमिंग जरूरी है, नाम देना जरूरी है। तो अब उस ऑर्गेनिज्म को उसी एक नाम से पूरे संसार में इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, आसानी से पहचान लिया जाए, इसके लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया नेमिंग का, नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, विच इज वेरी कॉमनली एंड वेरी इजीली एक्सेप्टेड नाउअडेज आल्सो। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। ओके, और ये दिया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा। अब वो 4 रूल्स कौन से हैं जो किसी भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर में फॉलो करना जरूरी होता है, उस पर एक नजर डालते हैं। पहला है लैटिन एंड इटैलिक्स। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं ताकि आपको एक रिकैप मिल जाए। देखिए, जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, वो पहली बात लैटिन में होते हैं। ठीक है, लैटिन में होंगे, प्लस उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स आप समझते हैं, थोड़ा स्लैंटिंग वे, थोड़ा इंक्लाइंड पैटर्न ऑफ राइटिंग। तो इसलिए फर्स्ट रूल ये कहता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो लैटिन से रिलेटेड होगा, ज्यादातर केस में लैटिन से डराइव्ड होगा, और उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ठीक, सेकंड रूल ये है कि उस 2 कंपोनेंट वाले उस नेम में, अभी जैसे हमने देखा कि किसी भी साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है उसके, और जो उसका सेकंड वर्ड है बाद वाला, वो उसके स्पीसीज को या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी नाम में पहला वर्ड जीनस और दूसरा अगला वर्ड उसका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर वो साइंटिफिक नेम हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ है, तो उसको हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। ये रूल है, थर्ड रूल में आता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए पाइसम सेडाइवम लिखते हैं, तो पाइसम को अलग अंडरलाइन करेंगे, सेडाइवम को अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक, और अगर वो प्रिंटेड है तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, स्लैंटिंग, तिरछा। फोर्थ रूल कहता है कि उस दोनों कंपोनेंट वाले नाम में जो फर्स्ट वर्ड होता है, यानी जो जीनस का जो पहला लेटर है, वो कैपिटल फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो अगर होमोसेपियंस लिखना है तो वहां हम एच को कैपिटल बनाएंगे, इसका ये मतलब हुआ। तो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर फॉर्म एंड द सेकंड वर्ड विच इज स्पेसिफिक एपिथेट, इट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर फॉर्म। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में फॉलो किए जाते हैं, और इन्हीं स्टैंडर्ड रूल्स के आधार पे आज हम सभी ऑर्गेनिज्म्स को इजीली कैटेगराइज कर पाए हैं, और उनके बारे में प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स भी अलॉटेड हैं सबको। ओके, और ये अभी हमने जैसे देखा कि ये चीज जरूरी इसलिए है ताकि उसके नाम को लेकर किसी और कंट्री में, किसी और दूसरे प्लेस पर कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसका वही नाम इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक इज टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टैक्सोनॉमी मीन्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रूल्स और लॉज और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ओके, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसमें ये कैटेगरीज जो मेन कैटेगरीज है इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज किंगडम, फाइलम, डिवीजन यूज किया जाता है प्लांट्स के केस में, और फाइलम यूज किया जाता है एनिमल्स के केस में। देन क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, तो ये एक सीक्वेंस है, इसको हम हायरार्किकल ऑर्डर बोलते हैं, यानी जिसमें हम अलग अलग, इसका हर एक स्टेप एक टैक्सॉन कहलाता है। टैक्सॉन मीन्स अ काइंड ऑफ लेवल, अ काइंड ऑफ रैंक। ओके, अब इस हायरार्किकल ऑर्डर में या इस टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में जो सबसे छोटी यूनिट है, जो मैक्सिमम सिमिलरिटीज को रिप्रेजेंट करने वाली होती है, वो होती है हमारी स्पीसीज। यानी अगर एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में कंपैरिजन हम करेंगे तो उस केस में हमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी इन कंपैरिजन टू अदर वंस। ओके, अभी एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाऊंगा। दूसरा है जीनस। अब एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, तो क्योंकि जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, तो ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म्स के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं जिनकी स्पीसीज अलग है बट जीनस सेम है, तो उस केस में सेम स्पीसीज वाले ऑर्गेनिज्म्स के मुकाबले
अब डिफरेंसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे या सिमिलैरिटीज थोड़ी सी कम हो जाएंगी कंपैरेटिवली। ओके, लाइकवाइज फैमिली। अब एक फैमिली में एक से ज्यादा प्रकार के जीनस हो सकते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म एक फैमिली को बिलोंग करते हैं केवल, उनके जीनस अलग है, उनकी स्पीसीज अलग है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी अब थोड़े से कैरेक्टर्स जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। तो आप क्या समझ रहे हैं इस बात से कि जैसे जैसे हम यहाँ नीचे से ऊपर किंगडम की तरफ अप्रोच करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। क्लियर? देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहले इससे पहले स्पीसीज की डेफिनेशन। स्पीसीज सेम टाइप के सिमिलरली मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो म्यूचुअली ब्रीड कर सकते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ओके, सो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर morphological organisms which are capable to reproduce mutually, which are capable to breed among themselves. देखिए जैसे अगर एक स्पीसीज के ऑर्गेनिम्स है, ठीक है, एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। पैंथेरा लियो, ऐसी तरीके से पैंथेरा टिग्रिस, और एक और है पैंथेरा पार्डस। देखिए यहां पर ये मैंने फेलिडी फैमिली के 3 मेंबर्स, जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, ये लॉयन का साइंटिफिक नेम है, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, और ये लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है, दे दुआ। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है, हम जानते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली तीनों डिफरेंट है। लेपर्ड का एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें पता है, इट हैज सर्टेन स्पॉट्स थ्रू आउट इट्स बॉडी इन द आउटर कवरिंग। टाइगर का अपीयरेंस आपको पता है, टाइगर बॉडी हैज स्ट्रिएशंस, उसकी शरीर में धारियां होती हैं, वो उसकी अपीयरेंस है। लॉयन के केस में न स्पॉट्स हैं न धारियां हैं, इट हैज प्लेन स्किन। ओके, सो एक्सटर्नली और मॉर्फोलॉजिकली दीज ऑल 3 एनिमल्स आर डिफरेंट, राइट। टाइगर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, लॉयन कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली एंड लेपर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। अब देखिए होता क्या है, इन तीनों का जीनस सेम है, यानी लॉयन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस, और लेपर्ड का साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस है। ठीक है, तो तीनों ही मेंबर्स एक सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर सिमिलरिटीज तो होंगी, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो काफी कुछ सेम होगा, लेकिन क्योंकि इनकी स्पीसीज अलग अलग है तो इसीलिए इनमें डिफरेंसेस भी हैं। यानी अगर हम 2 लॉयंस में कंपेयर करें तो उन 2 लॉयंस के बीच में सिमिलरिटीज मैक्सिमम होंगी क्योंकि दोनों ही लॉयन है, और डिफरेंसेस कम होंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हम एक लॉयन और एक टाइगर में कंपैरिजन करें तो अब हमें उसके पहले केस के मुकाबले थोड़े से डिफरेंसेस ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब दोनों अलग अलग स्पीसीज के हो गए, ये टाइगर है ये लॉयन है, तो उसके बाद थोड़े से डिफरेंस बढ़ जाएंगे, यानी सिमिलरिटीज कुछ कम हो गई कंपेरेटिवली, है ना, पिछले केस के मुकाबले। अब इस तरीके से एक फैमिली की अगर बात करते हैं तो इनकी फैमिली होती है फेलिडी। इस फैमिली को बिलोंग करने के लिए एक और मेंबर है कैट, बिल्ली आप सबने देखी है। कैट की फैमिली भी वही फैमिली है जो इन तीनों की है, मीन्स लॉयन की, टाइगर की और लेपर्ड की। कैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, दैट इज फेलिडी। अब कैट का अपीयरेंस और टाइगर का अपीयरेंस आप समझ रहा कितना अच्छा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उनकी जीनस भी अलग है, उनकी स्पीसीज भी अलग है, अब डिफरेंस और बढ़ गए, राइट। तो ग्रेजुअली इसका कहना मतलब ये हुआ मेरा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ अप्रोच करते जाते हैं वैसे वैसे डिफरेंसेस की संख्या बढ़ती जाएगी और सिमिलरिटीज ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। तो इसीलिए जो हाईएस्ट रैंक है क्लासिफिकेशन की, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलरिटीज मिलेगा आपको, दैट इज किंगडम, राइट। अगर हम एक डॉग को और एक ह्यूमन बीइंग को अगर कंपेयर करें, या एक अमीबा को और एक ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करें, तो डिफरेंस बहुत सारे हैं। आपको पता है कि अमीबा का क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन बीइंग्स का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी दे ऑल बिलोंग टू द सेम किंगडम,
तो किंगडम उसका भी एनिमेलिया है, किंगडम ह्यूमन बींग्स का भी एनिमेलिया है। ओके, तो लाइक वाइज अब जैसे जैसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे जैसे हम उनके नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसके बारे में और गहराई में जानते चले जाते हैं। और जब हम प्रॉपर स्पीसीज तक पहुंचते हैं, इट मीन्स देन वी हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन सच ऑर्गेनिज्म। सो अब एक फैमिली में एक से ज्यादा जीनस हो सकता है, ठीक है, एक ऑर्डर में एक से ज्यादा फैमिलीज हो सकती हैं, एक क्लास में एक से ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, एक फाइलम में एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं। तो यानी ये चीज ग्रेजुअली, इसलिए आपको आप डाइवर्सिटी का आपको समझ आ रहा कि ये डाइवर्सिटी हम किस तरीके से क्लासिफाई कर पाए। यानी देखिए, अगर फाइलम कोऑर्डिनेटा की बात करते हैं, फाइलम कोऑर्डिनेटा में 5 क्लासेज हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। फाइलम कोऑर्डिनेटा के अंदर 5 क्लासेज हैं। क्लास स्पीसीज फिश वाली मछली जिसमें आती है, क्लास एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आते हैं, सैलमेंडर फ्रॉग वगैरह, देन क्लास रेप्टिलिया जिसमें स्नेक्स और लिजार्ड्स आते हैं, देन क्लास एप्स जिसमें पक्षी आते हैं, बर्ड्स आते हैं सारी, और क्लास मेमेलिया जिसमें मैमल्स आते हैं। ओके, तो एक फाइलम के अंदर 5 क्लासेस हैं और हर क्लास का अपना कुछ अलग अलग ऑर्डर भी होगा, राइट। तो इसीलिए कहाँ पीसीज का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मैमल्स का यानी ह्यूमन बींग्स का बॉडी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से अलग अलग हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो करके, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनिज्म के बारे में प्रॉपर और डिटेल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, राइट। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप you would understood now, and your homework is up to this topic. Start doing your homeworks, start doing your answers of exercise questions, and keep yourself safe. Stay home, stay safe, keep studying, keep watching videos. Thank you very much. God bless you.